यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान और इसी में आपको यहाँ पर कह सकते हैं मूल विधि और आपके संविधान ये आपको होता है। और यहाँ पर 40 प्रश्न तो आपको हम सॉल्व कराते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, लेकिन इसी वीडियो के अंत में लगभग आपको यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न आपकी स्पेशल मूल विधि की भी आपको कवर करा रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। 5 चैप्टर आपके मूल विधि की कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर क्लास होगी इसकी, उसके अंत में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। चलिए जवाब दीजिए, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी कहाँ पर थी। चलिए यहाँ पर जवाब आ गए हैं, जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए और भी है कोई इस प्रश्न को संशोधन करने वाला जो सोचे कि इस प्रश्न का दूसरा कोई ऑप्शन बन सकता है। चलिए 41 का ऑप्शन ए ही है क्या? सभी का जवाब ए ही है, लॉक कर दें। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ए को ही लॉक करेंगे क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही आया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि उनके जो मौर्य साम्राज्य को बसाने में जो आपके कौटिल्य थे, है ना, कौटिल्य थे, उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी। जो कि यहाँ पर देखा जाए कि आपके नंद वंश के सम्राट थे कौन? घनानंद। उनको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रहेगा, इनकी जो पाटलिपुत्र इनकी क्या थी? राजधानी, है ना, पटना शहर के पास आपकी वर्तमान में है। अगला आपसे दिया गया है कि आपसे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ लड़ा गया था। चलिए यहाँ पर 42 को ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी आया है तो बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपके 1526 में। कभी कभी आपसे डेट ये भी पूछ लेता है कि कौन से डेट को हुआ था, तो 18 जून को। कब हुआ था? तो आपके 18 जून 1576 को अकबर और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे टीपू सुल्तान को शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को जो शेर कहा जाता था वो कहा जाता था कहाँ का? चलिए विपिन कमल जी खुश रहिए। चलिए तो यहाँ पर दिया गया टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहते थे। यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, मैसूर। बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके मैसूर का शेर कहा जाता था। ठीक है, सबसे महान सुल्तान ये शासक जो था यही था आपके मैसूर का। ठीक है, और कई बार अंग्रेजों को भी धूल चटा दिया था इसने। ठीक है, चलिए और रॉकेट, है ना, सुना होगा ना कि जो आपका रॉकेट है सबसे पहले इन्हीं के समय रॉकेट, मतलब कह सकते हैं कि रॉकेट जो आपका वर्तमान में चल रहा है ना, सबसे पहले इसी ने बना दिया था। मतलब आपके टीपू सुल्तान ने ही रॉकेट विकास कर दिया था। ठीक है, जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। विश्व में सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया जाता है किसे? तो आपके टीपू सुल्तान को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मतलब यहाँ पर पूछा गया है जो आपकी कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके जो आपके अध्यक्ष थे आपके कौन थे। जवाब हो जाए यहाँ पर सी नंबर, पैथिक लॉरेंस। याद रखिए पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। ये बताइए जो आपके मौलिक अधिकार हैं आपके कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, तो याद रखिए बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो जो आपका न्यायपालिका है ना, जो आपका न्यायपालिका है वो भी कहाँ से ली गई है? आपके अमेरिका से। स्वतंत्रता भी वहीं से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन भी वहीं से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? आपके अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है ना, याद रहेगा। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघीय व्यवस्था, है ना, जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ही ली गई है। ठीक है ना, और वहीं पर फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता समानता है ना, स्वतंत्रता समानता ये आपके कहाँ से है? तो आपके फ्रांस से ली गई है। जर्मनी, अच्छा ब्रिटिश हो गया। ब्रिटिश से तो आपको जो कह सकते हैं संसद संबंधी आपके हैं वो आपके ब्रिटिश से ले गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान में जो आपका 343 है वो किसके बारे में दिया है। चलिए 46 नंबर यहाँ पर आपका आ रहा है सी नंबर। बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर सी हो जाएगा कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। आपको पता है जो राजकीय भाषा होती है, मतलब इसलिए बोलते हैं कि उस राज्य में जो सरकारी कामकाज होते हैं वहां पर वहीं की राजकीय भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है 44वें संशोधन ये आपका कब हुआ था, तो आपके 1978 में, 1978 को हुआ था और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ये है आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति अधिकार है। और हमने आपको बताया भी था ये जो आपका मौलिक अधिकार मतलब ये जो आपका है संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में भी था, 21 में भी था और साथ में यहाँ पर 19 में, इनमें इनका स्थान दिया गया था। लेकिन अब इसको हटाकर कहाँ रखा गया है, तो 300 के का में इसे रख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। बताइए भारत के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, कितने मनोनीत कर सकते हैं, तो जवाब आ रहा है सी, मतलब कह रहे हैं 12 को कर सकते हैं, तो जवाब बिल्कुल सही है, 12 को ही कर सकते हैं, है ना। और वहीं पर हम आपसे बात करें कि लोकसभा में, तो लोकसभा में आपके 2 एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा में सिर्फ 1 एंग्लो इंडियन को रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा है लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। चलिए लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 49 का जवाब देना है, 49 का ऑप्शन दे रहे हैं सी नंबर। चलिए 49 का ऑप्शन किसी किसी का सी आया है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका बी होगा, ए.के. गोपालन। क्या थे भाई, तो आपके लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे ए.के. गोपालन। और अगर हम आपसे बात करें कि इनके बारे में ए.के. गोपालन कौन थे, तो ये जो आपके थे केरल के कन्नूर जिले में आपके थे, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना, और संस्थापक भी आपके कह सकते हैं आपके थे जो आपके एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोंडा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोंडा किसे कहते हैं, म्यांमार को, चीन को, जापान को या उत्तरी कोरिया को। चलिए 50 का ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए कोई कह रहा है इसका ऑप्शन सी होगा, याद रखिए इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, 50 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोंडा किसे कहते हैं, तो आपके म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोंडा भी कहा जाता है। देखो पैगोंडा एक विशेष प्रकार का बौद्ध मंदिर है, वहां पर क्या है, बौद्ध मंदिर है जिसमें बौद्ध संत अनुयायी ये सभी वहां पर विशेष रूप से रखे गए हैं, ठीक है ना। पैगोंडा का जो शीर्ष है वो आपके स्वर्ण चादरों से ढका हुआ है। ये पैगोंडा म्यांमार के प्रत्येक कोने में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको याद रखिए पैगोंडा आपको कहां, म्यांमार आपका हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस देश को स्वर्ण पैगोंडों वाला यहां पर उपमा दी गई है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। कर्नाटक में जो आपका जोग प्रपात है, जोग प्रपात है ना, ये आपके किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। चलिए ऑप्शन सी आया है तो बिल्कुल सही जवाब है, शरावती नदी पर आपका स्थित है, शरावती नदी पर, ठीक है ना। याद रखिए वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऊंचा जो आपका जलप्रपात है तो आपका कौन सा है, तो कुंची कल प्रपात, ठीक है, कुंची। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा कुंची, कुंची कल प्रपात आपका है, याद रखिएगा अगर पूछे तो, ठीक है, वो भी कर्नाटक में ही आपका है, ठीक है। आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना का क्या था। मतलब इनकी संकल्पना क्या था, वो बोलते हैं ना राम राज्य। भाई ये बताइए राम राज्य मतलब था क्या, गांधी जी हमेशा बोलते हैं ना राम राज्य, इसका मतलब क्या था। यहां पर कह रहे हैं कि गांधी जी ने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य व्यक्ति को महत्व प्रदान किया है, राज्य की बुराई किया है। मतलब गांधी जी के अनुसार देखा जाए तो एक शोषण संस्था थी, है ना। यहां पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा सी, राज्य विहीन साम्राज्य, ठीक है, राज्य विहीन समाज इसमें था, समाज, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। चलिए G20 का सदस्य आपसे पूछा है, याद रखिए G20 जो कि एक आपका क्या है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय फोरम है ना, संस्था है आपकी। और इस मंच की स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में। जब ये 75 में बना था तब इसके 6 लोग थे, मतलब इसमें 6 देश थे। आपके देश कौन थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन यही पर बात करें 1976 में इसमें से एक देश को और रख लिया गया था, शामिल कर दिया गया था, रूस को, है ना। तब ये G7 के नाम से जानते थे, तब इसे G7 के नाम से जानते थे। वहीं पर जो आपका 1997 में क्या हुआ कि रूस के शामिल होने के बाद यहां पर कह सकते हैं, और भी कोई कनाडा है, अच्छा कनाडा है ना, कनाडा को 76 में शामिल किया गया था, कनाडा को 76 में शामिल किया गया था, 1997 में रूस को। तो कुल मिला के अब ये जो आपका G8 था, है ना। लेकिन याद रखिएगा अब इसमें से फिर से आपका हट चुका है, कुल मिला के वर्तमान G7 आपका हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, जवाब आपको कौन हो गया भाई, 53 में, इतना ज्यादा बोल दिए कि भूल गए। यहाँ पर रूस, याद रखिए वर्तमान में जो आपका रूस है ना G8 का सदस्य नहीं रहेगा है। अब ये जो G8 है ना इसे G7 फिर से बोला जाता है, ठीक है। तो अब याद रखिए रूस अब इसमें से शामिल नहीं है, पहले आपका था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है 2014 में। 2014 में यूक्रेन के साथ क्या हुआ था, क्रीमिया और रूसी घुसपैठ की वजह से G8 से हटा दिया गया रूस को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे हैं न्यूटन का पहला नियम,
न्यूटन का पहला नियम आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में कौन सा जाना जाता है? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम, कौन सा बनेगा? चलिए 54 नंबर आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा न्यूटन का जो पहला नियम है वो दिया गया है जड़त्व का नियम। ठीक है, कौन सा नियम है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जड़त्व का नियम। इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था है या गति अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए, है ना। यह आपने पढ़ा होगा विज्ञान में। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षत पहुंचाती हैं? कौन सी किरणें त्वचा को क्षत पहुंचाती हैं? यहाँ पर आपको जवाब देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 55 का जवाब आ रहा है, कह रहा है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा यूवी रेज। क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें। क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज इन्हें कहते हैं, है ना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? चलिए बताइए कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सही जवाब कौन सा बनेगा 56 में? तो 56 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 56 नंबर में बताइए हास्य गैस आपकी कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। ए नंबर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, आपका यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। चलिए 57 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 57 नंबर आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखिए, उसमें रेनिन होता है। क्या होता है? दूध को दही में बदलने वाला जो आपका होता है उत्प्रेरक को आपका होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन, जो कि आपके आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, BCG का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है? BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? यहाँ पर 58 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 58 का जवाब क्या बनेगा? BCG मतलब होता है बैसिलस कैलेमिट आपका ग्यूरिन, है ना। ये टीका होता है क्षय रोग की बीमारी के लिए, जो आप जिसके टीबी हो जाती है ना, जिसके टीबी हो जाती है ना, उसके लिए होता है क्षय रोग के लिए ये आपका लगाया जाता है। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम भी इसी के नाम से रखा गया है, माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबिकुलोसिस, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए 59 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका याद रखिए आपके आम का है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? तो आपका आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और ये आम जो आपका है याद रखिए, ये जो आपका आम है ये आपके पाकिस्तान और फिलिस्तीन का राष्ट्रीय फल भी है। ठीक है, पाकिस्तान और फिलिस्तीन का क्या है? एक राष्ट्रीय फल भी है। ठीक है, और आपके भारत में भी आपका है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार, तो यहाँ पर ईमेल का आविष्कार किसने किया था? 60 नंबर आपको जवाब देना है। 60 नंबर आपको जवाब देना है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? चलिए, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। चलिए यहाँ पर टिम बर्नर्स-ली आपका आ रहा है ए नंबर। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में जो विवरण होता है वो किसका होता है? चलिए 61 नंबर। चलिए यहाँ पर 61 नंबर आपको जवाब देना है। तो याद रखिए जो आपकी संकटग्रस्त आपके पौधे हैं, आपका जीव है ना, जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको रेड डाटा बुक में विवरण उनको दिया जाता है, उनको बढ़ावा के लिए ऊपर फोकस किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 62 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? चलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके 23 जून को। कब मनाते हैं? 23 जून को मनाया जाता है, और यह दिन 1948 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। मतलब कब से मनाया जा रहा है? 1948 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 1948 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगला प्रश्न आपका दिया है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। देखो जल्लीकट्टू आपका है, जिसमें से आपके कह सकते हैं कि ये आपके कहाँ पर है, आपके त्रिचूर दिया है, आपके कार्तिकम दिया है, ओणम दिया है, और आपका पोंगल। यहाँ पर जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू का जवाब दीजिए भाई। जल्लीकट्टू कहाँ से है? तमिलनाडु से, बिल्कुल सही है। ये जो आपका है तमिलनाडु से है, तमिलनाडु का पारंपरिक आपका खेल है ना, जो कि पोंगल त्योहार के दौरान होता है, पोंगल त्योहार के दौरान। याद रखिए ये तमिलनाडु पोंगल, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ये फसल कटाई, याद रखिएगा ये त्योहार जो आपको होता है हर वर्ष का दिसंबर और जनवरी माह में तमिलनाडु में आपका फसल कटाई का मौसम आपका होता है, उस समय आपका कटने के बाद वहां पर 4 दिनों का पोंगल त्योहार आपका मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? चलिए 64 नंबर आपका पूछा गया है। 64 का सही जवाब कौन सा बन जाएगा? तो यहाँ पर 64 याद रखिए, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ये है आपके कहाँ पर? तो आपके हरियाणा। कहाँ क्या है भाई? तो आपके हरियाणा की एक लोकगीत आपकी एक संगीत शैली है ना, और इस शैली में अनेक विधा के गीतों को यहाँ पर पेश किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है?
याद रखिएगा, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उस समय भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन के तहत कह सकते हैं कि युद्ध हुआ था, और ये जो आपका ऑपरेशन था इसे बोलते हैं ऑपरेशन विजय। क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। अच्छा, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ कब था? तो आपकी 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए हुए थी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? मतलब आप देखते हैं जीवन कारावास होता है ना, जीवन और कारावास, तो सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। ये जो आपका बताया गया है ये आपके धारा 57 में कहा गया है। किस में कहा गया है? धारा 57 में कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। वैसे भी हमने आपको बताया था कि कभी भी जब आप पढ़ते हैं कि जीवन कारावास किसी को हो गया, जीवन कारावास भी आपको कई प्रकार से होता है। किसी को 14 साल होता है, किसी को यहाँ पर 20 साल होता है, किसी को तो मतलब अंतिम सांस वहीं पर हो जाती है। जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे काम कर दिया है जो कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने उनके हिसाब देखो समाज जो कानून के हिसाब से अपराध जरूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इन्होंने ऐसे उल्लंघन नहीं किए हैं, थोड़ा रहम किया गया है, तो आपके यहाँ पर 14 वाला होता है, लेकिन बाद में 20 होती है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर आजीवन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन में धारा 57 में है। आगे बातें हैं, प्रस्ताव अगला है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को अनुपात में बांटने का सहमति है। मतलब जो शिक्षा का अधिकार है इसमें आपके केंद्र और राज्य के बीच जो आपका परसेंटेज हो आपका कितना होगा, कितना हो जाएगा? तो आपका 65 और आपका 35। याद रखिए, शिक्षक का अधिकार जो आपका आया था 2009 में। ठीक है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में आया था, और इसमें से बांटा गया था केंद्र के लिए 65% और राज्य के लिए 35% आपका बांटा गया था। ठीक है, जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए, ये जो आपका यातायात बना है ये क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस स्टॉप बोल रहे हैं, बस निषेध दिया है, आगे बस डिपो बस स्टॉप है, बस आ सकती है, बस पार्क करना मना है। चलिए 68 नंबर आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आगे बस डिपो है अर्थात आपका बस स्टॉप है। ठीक है, जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है किसी एक देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र आपका कौन सा है? याद रखिए, जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है इनका वैश्विक तंत्र इनमें से आपका कौन सा है? तो ये जो आपका एक प्रकार का देखा जाए तो आपका है क्या? ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए एक वैश्विक गठबंधन है। क्या है? वैश्विक गठबंधन है। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके होते हैं वैश्विक गठबंधन, वो मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आपका होता है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी निगरानी के लिए ये आपका है। ठीक है, जो कि आपके यूएनओ ने 10 दिसंबर को, याद रखिए यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा अंगीकृत किया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे सूचना का अधिकार अर्थात जो आपका आरटीआई है, अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को दिनों में भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। याद रखिएगा, अगर वो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, मतलब जो आपका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका होता है कौन सा, आर्टिकल 20 हो और आर्टिकल 21 से, अगर इस प्रकार की आपकी आर्टिकल 20 और 21 से संबंधित है, मतलब व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसको जो सूचना अगर लेना चाहता है तो उसको जवाब जो मिलेगा वो कितने दिन के भीतर मिल सकता है। यहाँ पर 70 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगी। कितने दिन में? 2 दिन में मिल जाएगी, 2 दिन में मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर वो आर्टिकल 20 और आपके 21 से संबंधित है, मतलब जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन ऐसे मामले हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? यहां पर देखो आपसे पूछा गया है जनहित याचिका जो दायर की जा सकती है वो किस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई बाहरी टैक्स लगा दिया जाए और उसमें से गरीब लोग प्रभावित होते हैं तो वहां पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा है सड़कों सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी की जा सकती है। ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों के बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर 71 का जो आप जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर PQR। ये सभी स्थिति में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है,
चलिए भाई देखो, ये क्या होता है ना, मूल अधिकार सबके बस की नहीं है। मूल अधिकार सबके बस की भी नहीं है और यूपीएसआई बनना भी सबके बस की नहीं है। सपने बड़े बड़े सब देख लेते हैं, लेकिन सबके बस की बात भी नहीं होती सपने संभालना, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आपसे दिया गया है 1973 में, कह रहा है 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। देखो यहाँ पर प्रस्तावना जो आपका है वो संविधान का एक हिस्सा है, हाँ संविधान का एक हिस्सा है। ये कह सकते हैं 1973 के एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, और ये मामला कौन सा आया था, ये जो आपका मामला था, ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये एक मामला आया था जिसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के पूछा गया है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के देखा जाए तो आपके वर्तमान में कितने हैं, तो आपके यहाँ पर जवाब हो जाएगा 73 में आपका हो जाएगा क्या, कि आपका 33 + 1 कितना है, 33 + 1 है, तो आपका 34 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 34। अब आपके ऑप्शन में तो नहीं दिया है, जब ऑप्शन में नहीं दिया है, मान लो यही चीज आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इनके एवं में लगाना है, ठीक है ना। लेकिन आंसर आपको क्या पता है, पता है आपको आपके 34, ठीक है, 34 आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में जो मानव घटक है, मानव के जो आपके अधिकार हैं, उनको जो शामिल किया गया है वो सार्वभौमिक रूप से क्या क्या है। तो देखो आपके मानव के अधिकार में मौलिक अधिकार हैं और क्या है, तो आपके राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत, मतलब ये तो मौलिक अधिकार आपको दिए ही गए हैं, व्यक्ति को मौलिक अधिकार ये तो आपको दिया ही गया है व्यक्ति के लिए। साथ में नीति निश्चय सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, है ना। लेकिन मौलिक कर्तव्य है, ये सार्वभौमिक घोषणा आपकी नहीं है। इसमें जो आपका होता क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि जो दिए गए हैं उनका अनुपालन आपको करना होगा, है ना। ये जो आपकी होती है वो सरकार के माध्यम से आपको फॉलो करना होगा, ये सरकार के माध्यम से आपको फॉलो करना होगा मौलिक कर्तव्य। लेकिन ये आपके अधिकार हैं, इनमें से ये मुख्य रूप से ये अधिकार है, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूप से आपका अधिकार होता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर 74 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर। उम्मीद है समझ में आया है, नहीं समझ में आया फिर से हम आपको बता देते हैं। जो आपके राज्य के नीति सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये मानव अधिकार को सिद्धांत में आपके शामिल करते हैं। जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में प्रकल्पित है कि मानव सभी प्रकार के हकदार हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी चीज इसमें से आपकी मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसके तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। अब ये बताइए, जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं वो किसकी उपस्थिति में यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए यह हम बताइए क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपस में चटिया रहे हैं, सिर्फ आपस में केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर किसी का ध्यान ही नहीं है ना। ना ध्यान दीजिए, आगे चल के आपको ध्यान देंगे यही। चलिए सब आपस में केवल ऐसे करते रहो मस्ती जीवन भर। तो यहाँ पर देखो आपका 75 का जवाब क्या बन रहा है, यहाँ पर सी हो जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल क्या होते हैं भाई, उपराज्यपाल ही होते हैं ना, तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, जो देखो हमने एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिया 40/40 वाला, ठीक है ना। यहाँ पर अब आपको लास्ट में बताया है कि 10 से 15 क्वेश्चन डेली आपको यहाँ पर किसके लाते हैं, मूल विधि के होते हैं। जो कि यहाँ पर जो आपका चैप्टर भी चल रहा था, है ना, चैप्टर चल रहा था, वही चैप्टर आपका दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है अस्थायी परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होंगे। ये क्वेश्चन को हमने कल बताया था, है ना, ये क्वेश्चन को हमने बोला था कल कि इसका आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर 36 की अगर बात करते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा, कुछ लोगों का आया भी था, उन्होंने कहा था कि 4 माह होता है। जो अस्थायी परमिट होते हैं वो कितने अवधि के लिए होते हैं, तो आपके 4 माह के लिए होते हैं। कितने होते हैं, 4 माह के लिए होते हैं। यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका दिया गया है अस्थायी परमिट, वो आपकी किसमें, तो धारा 87 में वर्णन किया गया है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। अभी आपने देखा था कोरोना काल में बोला गया था ना कि सिर्फ एक गाड़ी में एक व्यक्ति ही होंगे,
फिर बोला गया था कि एक गाड़ी में एक ड्राइवर होगा और एक व्यक्ति को बैठा सकता है, उसमें डबल नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार के जो नियम होते हैं वो इसी जगह से बनाए गए हैं, क्योंकि ये नियम आपके दिया गया है, ठीक है ना। और 37 का ऑप्शन आपका बनेगा बी। धारा 128 के तहत ये बोला गया था कि एक व्यक्ति सिर्फ गाड़ी में रहेगा और कोई नहीं रह सकता है। फिर बोला गया क्या कि एक व्यक्ति रहेगा और उसके साथ में कोई बैठ सकता है ना, ये इसी धारा के तहत आपका घोषणा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव शिला पूछा गया है, कह रहा है अधिनियम की धारा में अस्थायी परमिट का जो आपका उल्लेख है वो आपका कौन सा है। देखो जो आपका अस्थायी परमिट है, अभी हमने बताया कि अस्थायी परमिट का जो उल्लेख किया गया है वो धारा 87 में किया गया है। किसमें? धारा 87 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव शिला पूछा गया है मोटर यान चलाने के संबंध में, कह रहा है मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम किस धारा में किया गया है। जो मोटरयान चलाते हैं उनके बारे में कुछ उम्र भी होती है, ऐसा नहीं होता है 2 साल का बच्चा चलाने लगे, 3 साल का बच्चा चलाने लगे, है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में जो आपका उल्लेख किया गया है वो किस पर किया गया है, तो आपके धारा 4 में। किसमें? धारा 4 में बोला गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चलाने पर प्रतिबंध है ना, ये आपका बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे का कार्य लिया जा सकता है। चलिए यहां पर बताइए, यहां पर आपको बताइए सही क्या हो जाएगा। किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे का कार्य लिया सकता है। चलिए यहां पर जवाब दिया गया है, तो यहां पर आपका आ रहा है, कह रहे हैं भैया यहां पर सी नंबर। याद रखिएगा कोई भी आपका ड्राइवर है ना, ये आपका 8 घंटे का लेंगे काम, इससे ज्यादा घंटे का काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रावधान आपको किया गया है, ठीक है, 8 घंटे का। आगे आते हैं, प्रस्ताव शिला पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है मादक द्रव्य का सेवन करके मोटरयान चलाने पर कितने माह सजा हो सकती है। अगर वो दारू गांजा अफीम का सेवन करता है ना, और गाड़ी चलाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो सजा होगी वो कितने महीने की हो सकती है, कितने साल की हो सकती है। याद रखिएगा 6 माह की होगी। कितनी होगी? 6 माह की होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 का ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको 2000 रुपया भी आपको भरना पड़े, ठीक है, 2000 रुपया भी भरना पड़ सकता है फाइन के रूप में। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है चालक को सुरक्षात्मक टोप अर्थात जो हेलमेट पहनना पड़ेगा, ये किस धारा में दिया गया है। तो अभी आप देखते हो कभी कभी घोषणा आती है कि बिना हेलमेट आप चलोगे तो आपको यहाँ पर चालान कट जाएगा। ये जो बोला जाता है इसी धारा के तहत बोला जाता है। कौन सी धारा है? धारा 129 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना हेलमेट के अगर चलेगा तो उसको यहाँ पर दंड के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना। ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका कौन? 129 में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए कह रहा है ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम किस धारा में वर्णित है। ठेका गाड़ी चलती है ना, दारू पीने वाली गाड़ी होती है, इनका परमिट आपका होता है और इनका जो आपका आवेदन है इसके लिए जो आपका होता है, ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर 73। धारा जो आपका 73 है इसमें से बोला गया है ठेका जो आपकी गाड़ी होती है उनके परमिट के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। मतलब यान की किस्म और उसमें बैठने का स्थान भी होता है, वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट आपका अपेक्षित होता है, हर जगह जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। बस क्लास खत्म ही हो रही है, परेशान मत होइए, खत्म ही हो रही है। कह रहा है बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम किस धारा में वर्णित है। बीमा के बारे में जो आपका जानकारी है ये आपका किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके धारा 151 में, धारा 151 में, ठीक है। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कॉपी में नोट करिएगा डेली का डेली, इसलिए हम आपको 10 से 12 ही प्रश्न आपको पढ़ाते हैं मूल विधि के लास्ट में, ठीक है। जो लोग सीरियस हैं वो लोग ये कॉपी को जरूर नोट करिएगा, जो लोग सीरियस नहीं है वो लोग टॉफी कंपट खाइएगा और इस कान से सुनिएगा उस कान से निकाल दीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ का आयोजन कर रहा है तो उसे सजा हो सकती है। याद रखिएगा कभी कभी आप देखते हैं सार्वजनिक स्थान पर क्या होती है, दौड़ चालू हो जाती है, क्या होती है, दौड़ चालू हो जाती है। लेकिन अगर सरकार से आयोजन मतलब पूछा नहीं है, सरकार से अगर पूछा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको जो सजा हो सकती है वो कितनी हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 माह तक की आपको उसे कह सकते हैं कि सजा आपकी हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है जो आपसे कह रहा है क्या कि मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है। मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी जो आपका प्रावधान है ये किया गया है धारा 213 में। किसमें? धारा 213 में किया गया, 213 में। 48 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि केंद्रीय सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम किस धारा में है। जो केंद्रीय सरकार के जो आपके यान होते हैं, है ना, मोटरयान होते हैं, उनका रजिस्ट्रीकरण जो आपका है ये बोला गया किसमें, तो आपके धारा 60 में, ठीक है, धारा 60 में, इसकी धारा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। देखो
ये मोटर टैक्सी है भाड़ा वाली, है ना, कौन है, भाड़ा वाला है, जिसमें परिश्रमी वाला होता है। ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, इसके बाद बताइए कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, सी, 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कितना परमिशन होता है, 6 व्यक्ति का आपका परमिशन होता है। देखो जितना हम आपको बता रहे हैं, कुछ तो क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं, कुछ रिवीजन भी हो रहा है। जब इसका रिवीजन कराएंगे तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं अधिनियम की धारा 39 प्रावधान थे। मतलब जो आपकी धारा 39 है उसमें क्या बोला गया है, धारा 39 में बोला गया है रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता। कोई भी वाहन होता है उसके लिए जो आपका रजिस्ट्रीकरण आवश्यकता होती है, यह धारा 39 में बोला गया है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा है दिशा सूचक लैंप होता है, बताइए दिशा सूचक लैंप जो होता है वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है, अंबर रंग का होता है, मतलब आकाश रंग का होता है, हल्का पीला होता है या लाल होता है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो दिशा सूचक लैंप होता है वो आपका अंबर, मतलब आपका जो आकाश का रंग होता है इस कलर का होता है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न सबसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रत्येक दिशा सूचक का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र होता है। जो कोई भी आपका यहाँ पर जो लाइट लगी होती है उसका न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र कितना होगा, इसका जो आपका होता है 60 वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 60 वर्ग सेंटीमीटर होता है। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है चालक का दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देना किस नियम के अंतर्गत आता है। कभी आप देखते हैं कि चालक का दुर्घटना हो गई है और ऐसी स्थिति में पुलिस स्टेशन पर सूचना जो दिया जाता है उसके बारे में कभी कभी देखते हैं ना, कौन दिया है, सूचना दिया है, कहां से बात आई, है ना, बड़ी पूछताछ होती है। वो इसी धारा के तहत क्या होता है, ये नियम इसी के तहत होता है। और ये आपका नियम है, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी 136, ठीक है, 136 के तहत आपकी ये सूचना के बारे में आपका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए जो निशान है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर बताइए जो आपके नियम बताए गए हैं रोड में निकलते समय, तो बोला गया है ना कि कितने निशान होते हैं उसमें बने होते हैं, है ना, बताइए कितने होते हैं जो आपके निशान होते हैं वो कितने होते हैं। कह रहे हैं 6 होते हैं, कोई कह रहा है 3 होते हैं। चलिए तो याद रखिए इसका जवाब जो बनेगा सी हो जाएगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, एक होता है लाल होता है, एक हरा होता है, एक पीला होता है। लाल वाला बोलता है ना रुकने के लिए, रुक जाइए रुक जाइए। हरा क्या बोलते हैं, चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। पीला क्या होता है, आगे जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये होता है पीला वाला। पीला वाला क्या होता है, आगे जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सड़कों का विभाजन करने वाली रेखा किस रंग की होती है। चलिए ये बताइए, आप देखते हैं, ये देखते हैं कि आपकी जैसे आपकी सड़क जा रही है और इस सड़क में अगर आपको यहाँ पर क्रॉसिंग कोई बनी हुई हो, है ना, या जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, कुछ भी होती है, वो किस रंग से आपकी बनी जाती है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल आपको इसी प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। हमने बता दिया है कि हम आपको यहाँ पर 40 प्रश्नों का पहले टेस्ट सॉल्व करते हैं, जो कि आपके जैसा आपका पेपर आता है उसी प्रकार कराते हैं। लास्ट के हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जो आपकी मूल विधि के होते हैं और चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा धीरे धीरे आप नोट करते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो लोग सीरियस हैं कॉपी बनाइएगा, जो लोग सीरियस नहीं हैं उन लोगों को लिए कोई भरोसा नहीं है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप पढ़ सकते हो। हम आपको 10 से 15 ही क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बोझ आपके लिए ना हो। उम्मीद है पसंद आया है, पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।